हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जो कि है मोशन इन ए प्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या देखा था? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बताऊं, एक्स, वाई, जेड, अगर कोई ऑब्जेक्ट केवल एक्स डायरेक्शन में मूव करता है या फिर कोई ऑब्जेक्ट केवल वाई डायरेक्शन में मूव करता है या फिर वो ओनली जेड डायरेक्शन में मूव करता है, तो हम उसे बोल देते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसका एग्जांपल हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि एक एथलीट क्या कर रहा है। 100 मीटर की रेस होती है। 100 मीटर की रेस में क्या करता है एक एथलीट? क्या करता है? स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है। तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है। फिर दूसरा हमारे पास आता है मोशन इन ए प्लेन। क्या आता है? मोशन इन ए प्लेन। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक प्लेन में मूव करता है। स्ट्रेट लाइन में नहीं, एक प्लेन में मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट एक्स वाई इस वाले प्लेन में मूव कर रहा है कहीं भी रैंडमली, तो हम उसे बोल देंगे मोशन इन ए प्लेन। या फिर वो कोई ऑब्जेक्ट इस वाले प्लेन में मूव कर रहा है जो कि है वाई जेड प्लेन, तो हम उसे बोल देंगे मोशन इन ए प्लेन। या फिर कोई ऑब्जेक्ट इस प्लेन में मूव कर सकता है, तो हम उसे बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। फॉर एग्जाम्पल, हम एक प्लेग्राउंड देखते हैं जिसमें बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे हैं उस प्लेग्राउंड में। प्लेग्राउंड में कोई बच्चा इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। तो वो हो गया मोशन इन ए प्लेन। अब ग्राउंड को हमने एक प्लेन मान लिया जिसमें बच्चे दौड़ रहे हैं। ओके, तो वो हो गया मोशन इन ए प्लेन। अब ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब मोशन इन ए प्लेन क्या हो सकता है? वर्टिकल प्लेन में भी हो सकता है। वर्टिकल प्लेन का एग्जांपल ले तो हम ले सकते हैं, एक लिजार्ड है जो कि क्या कर रही है, आपके कमरे की एक दीवार है जिसपे एक लिजार्ड मूव कर रही है। तो वो कमरे की दीवार उस लिजार्ड के लिए क्या हो गई? वो उसका प्लेन ऑफ मोशन हो गया कि वो उस दीवार को क्या बोल देंगे हम? वो प्लेन बोल देंगे, और इसको मोशन को बोल देंगे कि वो एक प्लेन में मूव कर रही है। ओके, तो ये हो गया मोशन इन ए प्लेन। फिर आता है मोशन इन 3 डायमेंशन। क्या आता है? मोशन इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का एग्जांपल अगर हम लें, 3 डायमेंशन का एग्जांपल हम ले तो 3 डायमेंशन में हम क्या बोल सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड, या फिर बोले तो पूरे स्पेस में कहीं भी मूव कर सकता है। पूरे स्पेस में कहीं भी मूव कर सकता है, तो उसको बोल देंगे 3 डायमेंशनल मोशन। इसका एग्जांपल मैं बताऊं तो आप हाउस फ्लाई को देखते हो। हाउस फ्लाई ये क्या करती है? ये आपके कमरे में कभी किसी दीवार पे बैठेगी, फिर उस दीवार पे चलेगी, फिर क्या करेगी, वहां से उड़ जाएगी, फिर उड़ के हवा में आ जाएगी, फिर जाके दूसरी दीवार पे बैठ जाएगी, फिर से उड़ जाएगी। तो उस मोशन को क्या बोल देंगे? वो मोशन क्या हो रहा है, एक प्लेन में भी हो रहा है, फिर दूसरे डायरेक्शन में भी हो रहा है, प्लेन के बाहर भी हो रहा है। तो हम उस मोशन को बोल देते हैं, उस मोशन को बोलेंगे हम 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन, और इसमें हम बेसिकली 2 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला है वेक्टर्स और दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन।
एंड सर्कुलर मोशन। ये दो चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। वेक्टर्स। अब सबसे पहली बात, वेक्टर्स होते क्या हैं? वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती हैं, क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले तो फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटीज है। मतलब कि इन चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम इन्हें वेक्टर क्वांटिटीज बोल देते हैं। ओके, तो हम पहले कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, इसमें हम पहला देखेंगे इक्वल वेक्टर्स। हम इक्वल वेक्टर्स किसे बोल सकते हैं? इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी सेम मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन ईस्ट डायरेक्शन, और दूसरा है 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन ईस्ट डायरेक्शन। तो यहां पे क्या है? इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो हम इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 10 मीटर मैं चला ईस्ट डायरेक्शन में और 10 मीटर आप भी ईस्ट डायरेक्शन में चले, तो ये दोनों वेक्टर्स में क्या है? इन दोनों में क्या है? मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। तो हम इन दोनों वेक्टर्स को क्या बोल सकते हैं? इक्वल वेक्टर्स बोल सकते हैं। ओके, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको बोल दिया सपोज ए वेक्टर और इसको बोला हमने बी वेक्टर। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। ओके, फिर दूसरा हमारे पास आता है नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ? ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, सेम मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट होती है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, इसका एग्जांपल मैं बताऊं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चला किधर? मैं चला 10 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन और आप चले 10 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई? ऑपोजिट हो गई। ओके, तो इसको हम बोल देंगे नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव से ही हमें समझ में आता है, नेगेटिव का मतलब माइनस लग जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो मैंने बोला इसको ए वेक्टर, इसको बोला बी वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर वेक्टर का साइन लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर। मतलब कि यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है।
तो हम इन्हें बोल देंगे नेगेटिव वेक्टर्स। फिर अगला आता है हमारा कोप्लेनर वेक्टर्स। ये बोले तो हम, ये होते हैं वो वेक्टर्स जो कि एक ही प्लेन में होते हैं, इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई प्लेन है एक्स वाई, तो इसमें जो भी वेक्टर्स होंगे, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया सी वेक्टर, तो ये सारे वेक्टर्स क्या हैं, एक ही प्लेन में है जो कि है एक्स वाई प्लेन। तो इनको हम बोल देंगे कोप्लेनर्स, कोप्लेन वेक्टर्स। फिर आता है को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स। ये क्या होते हैं, इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम इनिशियल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्कूल की छुट्टी होती है तो क्या करते हैं, स्कूल की छुट्टी हुई और कोई बच्चा अब इधर जा रहा है, किसी का घर इधर है तो वो इधर जा रहा है, किसी का घर इधर है तो वो इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम हो गया, तो इसको हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। ऐसे और भी वेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमने बोल दिया पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स में क्या होगा, दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यहाँ पे डायरेक्शन सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर दूसरा आता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्शन क्या होती है, ओपोजिट होती है। इसमें भी यहाँ पे भी क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ओपोजिट होगी। तो उनको हम बोल देंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो ऐसे वेक्टर्स बहुत से होते हैं, लेकिन हमें जो मेनली फोकस करना वो ये वाला है, फिफ्थ वाला, जो कि है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 यूनिट हो, तो उसे हम बोल देंगे यूनिट वेक्टर। वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो जाए तो हम उसे बोलेंगे यूनिट वेक्टर। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैप से। ओके, अगर कोई वेक्टर है ए वेक्टर, तो हम वहां से उसका यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा, ये अभी हम देख लेंगे, कैसे निकालेंगे वो भी हम देख लेंगे आगे। तो यूनिट वेक्टर निकालने का मेथड क्या होता है, पहले तो हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल का मतलब, जैसा कि मैंने बोला, मेरा डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर इन नॉर्थ, तो एक यूनिट वेक्टर हो गया, मतलब कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 यूनिट है। ओके, तो यहाँ पे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 1 हुआ, तो ये एक यूनिट वेक्टर हो गया। या फिर मैं बोल दूं 1 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड देखना है केवल। अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है तो वो एक यूनिट वेक्टर है। ओके, और यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम उस वेक्टर को क्या करते हैं, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से, डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं, अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ है हमें, वहां से अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो हम उसे लिखेंगे वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये होता है मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन। इसको हम बोल देते हैं
ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और इसको बोलेंगे ए वेक्टर। और ये हो गया यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम बोल सकते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वहां से हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसका एग्जांपल लूं तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल होगा, अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन है, तो मैं यहां से अगर यूनिट वेक्टर निकालूं, अगर यहां से मैं यूनिट वेक्टर निकालूं तो कैसे निकालूंगा? यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर जो कि है 10 मीटर इन नॉर्थ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 है, तो मैं इससे डिवाइड करूंगा 10 से। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? 1 मीटर इन नॉर्थ। तो यहां से मुझे एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ऐसे हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। अब हम देख लेते हैं वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन। देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है जो कि है एक्स वाई जेड। अगर मैं यहां कोई एक पॉइंट लेता हूं जिसका कोऑर्डिनेट है 4,3,5 और मैं बोलूं कि ए वेक्टर को मुझे रिप्रेजेंट करना है, ए वेक्टर को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो यहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? यहां पे कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं, जैसे कि हम अक्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। वाई को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जे कैप से। और जेड को के कैप से। ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो अब अगर हम यहां से ए वेक्टर को हम लिखें कि ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम ए वेक्टर को लिखेंगे 4 आई कैप, क्योंकि 4 कहाँ है? एक्स डायरेक्शन में, प्लस 3 जे कैप, क्योंकि 3 के किधर है? वाई डायरेक्शन में है, 3 वाई का कोऑर्डिनेट है, तो इसको लिखेंगे 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। ओके। अगर हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -2, -4, तो हम बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? हम बी वेक्टर को लिखेंगे 3 आई कैप -2 जे कैप एंड -4 के कैप। ओके। अगर हमारे पास एक और वेक्टर है सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 0, 0, तो हम सी वेक्टर को क्या लिखेंगे? हम सी वेक्टर को लिखेंगे 2 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब हम 0 को यहाँ पे हटा भी सकते हैं, हम से सी वेक्टर को डायरेक्ट ओनली 2 आई कैप भी लिख सकते हैं। ओके। तो ये हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बाद हम देख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्या देखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। अब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे, क्योंकि हमें जब भी यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। तो हमें मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे, पहले वो देख लेते हैं। अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर है तो उसको मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोड ऑफ ए वेक्टर से। ओके। या फिर उनसे डायरेक्टली भी बोल सकते हैं हम ए।
लेकिन ये वाला रिप्रेजेंटेशन ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, ए वेक्टर है 5 मीटर इन नॉर्थ, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 5। ओके, अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिखूं किसी वेक्टर को, जैसे कि कोई ए वेक्टर है जिसको मैं लिख सकता हूं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5 कैप कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं? तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास फिजिक्स में डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है कि जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, जैसे कि 2, 3, 5, इन सब का क्या कर देंगे हम? स्क्वायर करेंगे। जैसे कि पहला x की जगह क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और इसको लगा देंगे अंडर रूट, तो ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो यहां से इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो आया अंडर रूट 38। ओके, तो अंडर रूट 38 क्या हो गया, जो कि 6 पॉइंट समथिंग आता है, वो क्या हो गया? इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई बी वेक्टर है जो कि है 6i कैप माइनस 8j कैप। अब अगर हमसे पूछे कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या आएगा, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम यहां से निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, अब यहाँ पे क्या है, के दिया हुआ नहीं है, मतलब कि के वाला टाइम क्या है, 0 है, तो यहां से हम निकालेंगे 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे y की जगह क्या है, -8, क्या है -8, तो -8 का स्क्वायर प्लस के वाला टर्म दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब वो 0 है, तो हम इसे लिखेंगे अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, जो क्या होता है अंडर रूट 100 मीन्स 10। तो बी वेक्टर का यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आया? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया 10 यूनिट्स। ओके, तो हम ऐसे करके किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें सी वेक्टर दिया हुआ है 5j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 होगा। अगर हम इसे निकालेंगे तो भी 5 ही आएगा। अंडर रूट 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25, दैट इज 5। ओके, तो ऐसे करके हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अगर आपके पास कोई वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 1k कैप। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या ये एक यूनिट वेक्टर है? अब बहुत से लोग देखेंगे कि इसमें 1 है 1 है 1 है, तो ये एक यूनिट वेक्टर हो गया, लेकिन ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है। क्यों क्यों नहीं है एक यूनिट वेक्टर? ये एक यूनिट वेक्टर है नहीं है। क्यों नहीं है? इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या ये उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा? नहीं आएगा। देख लेते हैं क्यों नहीं आएगा 1, देख लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो हमने लिखा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि कितना आता है अंडर रूट 3। तो ये 1 के इक्वल तो आया नहीं, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो अंडर रूट 3 आया है, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। तो ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है। लेकिन इसको अगर हमें यूनिट वेक्टर बनाना है, क्या बनाना है, यूनिट वेक्टर बनाना है, तो हम
इसको यूनिट वेक्टर कैसे बना सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर को हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था, यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो हम इसे लिखेंगे ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये तो हो गया ए वेक्टर डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √3। तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप अपॉन √3 प्लस जे कैप अपॉन √3 प्लस के कैप अपॉन √3। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ये क्या हो गया, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया। ओके, अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो क्या ये एक यूनिट वेक्टर है, तो इसे चेक कर लेते हैं, क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। अगर 1 आता है इसका मैग्नीट्यूड, तो तब तो ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं आएगा तो यूनिट वेक्टर नहीं होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ये भी √3 है। तो ये भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर नहीं है। अब फिर से इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हमें क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना है, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये कितना आ जाएगा, बी वेक्टर है -i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसको डिवाइड करेंगे हम इसके मैग्नीट्यूड से, जो कि है √3। तो ये आएगा -i कैप अपॉन √3 प्लस जे कैप अपॉन √3 प्लस के कैप अपॉन √3। तो ये आ गया इसका यूनिट वेक्टर। तो क्या ये एक यूनिट वेक्टर है, तो हम इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये एक यूनिट वेक्टर है या फिर ऐसे ही ये फॉर्मूला बना दिया गया। तो हम इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा तब तो ये एक यूनिट वेक्टर होगा, अदरवाइज ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं, हमारा क्या आया था, बी कैप आया था -i अपॉन √3 प्लस जे √3 प्लस के कैप √3। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, -1 अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन √3 -1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, √1 जो कि कितना आएगा, 1। तो यहां से हमें क्या पता चला कि इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है। तो ये हमने चेक भी कर लिया, हमने देख भी लिया कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, हमने चेक भी कर लिया कि कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो थैंक यू।